नमस्ते मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपकी जो मूल अधिकार पढ़ रहे थे उसकी दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो आज हम मूल अधिकारों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आर्टिकल 18 यहाँ तक हमने मूल अधिकारों को पढ़ लिया था। अब इससे आगे इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी। तो अब इससे आगे बात करते हैं। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे मूल अधिकार। देखिए, तो मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसमें आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने हमारा जो पहला मूल अधिकार था, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये हमने पढ़ लिया था। और ये था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। आज हमें पढ़ना है हमारा दूसरा मूल अधिकार, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का मूल अधिकार। यानी हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है, यह है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, ये आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल 4 आर्टिकल आते हैं, 19 से लेकर और 22 तक। तो एक एक करके सभी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात करें तो इसमें जो पहला आर्टिकल है, यह है 19, दूसरा 20 और तीसरा आर्टिकल है इसमें 21, चौथा आर्टिकल है 22। तो इन सभी आर्टिकल के बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19, इस 9 को उल्टा करो, यानी 6। तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। आर्टिकल 19 में किसका वर्णन है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार ही है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। इसमें जो पहला आर्टिकल है, अनुच्छेद 19, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। और ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये जुड़ी हुई हैं वाक एवं अभिव्यक्ति से। वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी अगर हम प्रश्न पूछ लें कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या वर्णित है, किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। यानी वाक माने होता है बोलना, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने विचारों को प्रकट करना, यही होता है वाक एवं अभिव्यक्ति। तो बोलने और अपना विचार रखने, विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रताएं हैं, इनका वर्णन है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। अब इनके बारे में अगर हम आगे बात करें, उससे पहले हम एक बार इनको और देखते हैं कि इनमें किसका वर्णन है। 19 के बाद आता है 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका वर्णन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। प्राण एवं दैहिक, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंदर
इसके अंदर वर्णित किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत वर्णित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अब इनके बारे में, इन चारों आर्टिकलों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, जिसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो जो आर्टिकल 19 है इसके किए गए हैं 2 भाग। आर्टिकल 19 के कितने भाग किए गए हैं? तो 2 भाग किए गए हैं। एक है, पहला जो भाग है इसका, इसे कहते हैं अनुच्छेद 19 फर्स्ट, और जो सेकंड भाग है इसका, इसे कहते हैं अनुच्छेद 19 सेकंड। अब जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट है इसमें वर्णन किया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जो वाक एवं अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, और इनको लिखा गया है 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इनको इस क्रम में लिखा गया है, 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट बी, इसी क्रम में। और जो 19 सेकंड है इसके अंतर्गत लिखा गया है कि कुछ दशाओं में इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ दशाओं में 19 फर्स्ट के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं पर रोक या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और इन आधारों का वर्णन है अनुच्छेद 19 सेकंड के अंतर्गत। अब जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट है इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इनकी बात करते हैं क्रम से। सबसे पहले आता है 19 फर्स्ट ए। 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत इसमें जो स्वतंत्रता है इसमें है बोलने एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अंतर बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अब इसके बाद आता है 19 फर्स्ट बी। 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इनको अगर हम ध्यान में रखें तो एक लॉजिक से ध्यान में रखें, और वो लॉजिक ये है, जैसे मान लो 19 फर्स्ट ए इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। अब ऐसे इमेजिन करो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और अगर वो किसी स्थान पर बोलने लग जाता है, बोलने प्रारंभ कर देता है, बोलना प्रारंभ कर देता है, तो होता क्या है कि अगर वो व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर देगा तो जो आसपास के लोग हैं जब वो बोलना प्रारंभ करेगा तो उसे सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू कर देंगे या इकट्ठे हो जाएंगे। और जब लोग इकट्ठे होंगे, यानी बोलना शुरू कर दिया तो लोग इकट्ठे हुए, जब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर वहाँ पे बन जाएगी एक सभा, यानी सभा या उसे कह सकते हैं सम्मेलन, सभा या क्या कह सकते हैं उसे सम्मेलन कह सकते हैं। यानी जो 19 फर्स्ट का बी है इसके अंतर्गत वर्णन है कि हम कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है 19 फर्स्ट के अंतर्गत। लेकिन ध्यान में रही, ये जो सभा या सम्मेलन है ये बिना हथियारों के होना चाहिए, बिना हथियारों के होना चाहिए और बिना किसी लड़ाई झगड़े के होना चाहिए। इसके बाद 19 फर्स्ट सी, जैसे सबसे पहले बोलने लग गए, अब बोलने लग गए तो लोग इकट्ठा हुए, यानी सभा या सम्मेलन बन गया। अब जब सभा या सम्मेलन हुई तो इसमें बात आई कि कोई पार्टी बना लेते हैं, यानी कोई संघ या संगठन बना लेते हैं। मान लो सभा के अंदर कोई निर्णय हुआ कि कोई हम एक सभा, एक संघ या संगठन बना लेते हैं, तब 19 फर्स्ट का जो सी है इसमें वर्णित है कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान में रहे, यह आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता, यानी ये नहीं है कि हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तो सब आतंकवादी संगठन बनाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। हम कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं लेकिन आतंकवादी संगठन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे बोलने लग गए, लोग इकट्ठा हुए तो सभा आयोजित हुई, सभा के अंदर एक निर्णय हुआ कि कोई पार्टी, संघ या संगठन बना लेते हैं। अब होगा क्या कि जब कोई संघ या संगठन बना लिया जाएगा तो फिर बात आएगी कि अब
इसका प्रचार करते हैं, यानी संगठन को बड़ा करते हैं, संघ को बड़ा करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तब अगर हम इसका प्रचार करेंगे तो प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, किसी दूसरे स्थान पर, यानी आवागमन, यानी घूमना फिरना, या ये कह सकते हैं आवागमन, आवागमन की स्वतंत्रता। यानी जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी है, इसमें वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक घूमने फिरने जा सकता है, आवागमन कर सकता है, उसे आवागमन की स्वतंत्रता है 19 फर्स्ट के डी के अंतर्गत। अब जब हम घूमने फिरने गए यानी आवागमन किया, अब होगा क्या कि अगर हम किसी स्थान पर घूमने गए और हमें कोई स्थान अच्छा लग गया, अगर मान लो कोई जगह हमें अच्छी लग गई, तो फिर हमारे मन में आया कि यहीं रह जाते हैं, तो फिर जो 19 फर्स्ट का ई है, इसमें हमें एक स्वतंत्रता दी गई है, और ये स्वतंत्रता है निवास करने की स्वतंत्रता, यानी बस जाने की स्वतंत्रता। मान लो अगर कोई जगह अच्छी लग गई तो हम वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे रह सकते हैं, अर्थात हमें निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है 19 फर्स्ट के ई के अंतर्गत। अब होगा क्या कि अगर हमें कोई जगह अच्छी लग गई, अगर हम किसी स्थान पर निवास करते हैं, तो निवास करने के लिए हमें वहाँ पर रहने के लिए आवश्यकता पड़ेगी धन की, यानी संपत्ति की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ध्यान में रहे, जो 19 फर्स्ट एफ है, इसमें वर्णन था संपत्ति के मूल अधिकार का, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार के दर्जे से निकाल दिया गया, यानी हटा दिया गया, और इससे वर्तमान में एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर जो 19 फर्स्ट का एफ था, अब वर्तमान में नहीं है, पर पहले इसमें किसका वर्णन था? तो संपत्ति के मूल अधिकार का। अब अगर कहीं पे निवास करना है तो संपत्ति की आवश्यकता होगी। अब संपत्ति नहीं रही तो फिर हमें क्या करना होगा? कहीं पे रहने के लिए हमें कोई भी जीविका का साधन, कोई भी जीविका चलानी पड़ेगी, कोई भी जीविका का साधन अपनाना पड़ेगा जिससे हम वहाँ पे निवास कर सकें, या फिर कोई भी व्यापार या कारोबार करना पड़ेगा। तो हमें कोई भी जीविका का साधन अपनाने, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता ये प्रदान की गई है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के जी में। तो जो अनुच्छेद 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और ये इस क्रम से हैं। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति ये वर्तमान में नहीं रहा, तो जो अंतिम स्वतंत्रता है कोई भी जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये था 19 फर्स्ट के अंदर जो स्वतंत्रताएं थी ये। अब आता है 19 सेकंड, जो अनुच्छेद 19 सेकंड है, इसमें वर्णन ये किया गया है कि इन स्वतंत्रताओं पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध या रोक भी लगाई जा सकती है। और ये आधार कौन से? अगर हम इन आधारों की बात करें तो ये आधार हैं, जैसे इसमें पहला आधार है भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता व अखंडता के हित में, भारत की प्रभुता वो अखंडता के हित में। यानी अगर आपकी इन स्वतंत्रताओं के कारण देश की प्रभुता और अखंडता खतरे में आती है, तब इस स्थिति में आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। नंबर दो है विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, यानी कोई दूसरा देश या कोई दूसरा राज्य जिससे हमारे अच्छे संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, और हमारी इन स्वतंत्रताओं के कारण अगर मान लो ये मैत्रीपूर्ण संबंध खतरे में आते हैं, तो इस आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लो हमारा एक मित्र है रूस, अब जो रूस नामक देश है जो कि भारत के उससे मैत्रीपूर्ण संबंध है, अब होता क्या है कि आपको ये स्वतंत्रताएं हैं, आपको मान लो बोलने की स्वतंत्रता है, और आप मान लो रूस के बारे में अगर गलत बोलते हो या फिर मान लो गलत सलत बात करते हो जिससे हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो खतरे में आ सकते हैं, तब इस आधार पर आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरे आधार की बात करें तो न्यायालय के
अपमान, न्यायालय के अपमान के हित में, यानी अगर आप बोलने के अंतर्गत या इन स्वतंत्रताओं के कारण आप कोर्ट का अपमान करती हो, न्यायालय का अपमान करती हो, तो आप पर रोक लगाई जा सकती है। नंबर 4 सदाचार, सदाचार व शिष्टाचार के हित में, सदाचार व शिष्टाचार के हित में, यानी अगर आपकी इन स्वतंत्रताओं के कारण समाज में जो सदाचार और जो शिष्टाचार है अगर ये खतरे में आ जाता है तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आगे अगर हम बात करें तो मानहानि के आधार पर, मानहानि के आधार पर, यानी अगर आपकी इन स्वतंत्रताओं के कारण अगर आप किसी व्यक्ति की मानहानि करती हो, किसी को गाली देती हो, तो फिर इस मानहानि के आधार पर आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये था अनुच्छेद 19। और इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत, जब देश में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय सबसे पहले जो मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद है जो सबसे पहले प्रतिबंधित होता है वो है अनुच्छेद 19। यानी आपातकाल के समय सबसे पहले किस मूल अधिकार पर रोक लगाई जाती है, तो अनुच्छेद 19 पर। और अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, जबकि सबसे पहले निलंबित होता है अनुच्छेद 19। तो ये था अनुच्छेद 19। और अब हम इससे आगे बात करते हैं और अब हमें पढ़ना है अनुच्छेद 20 के बारे में। तो उससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे मैं हटाता हूँ, फिर बात करता हूँ अनुच्छेद 20 के बारे में। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखें अनुच्छेद 19 आपकी समझ में आया होगा। और अब हमें पढ़ना है अनुच्छेद 20। देखिए अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो जो अनुच्छेद 20 है इसमें वर्णन किया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। और अपराध साबित होने से पहले उसे जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं इसका वर्णन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 20 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये जो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, सबसे पहले जो अनुच्छेद 20 है इसमें जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, जिस समय वह कार्य किया है और उस समय उस अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान है, जो दंड का प्रावधान है, उसी सज़ा के प्रावधान के तहत उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए सज़ा दी जाएगी। यानी ये नहीं है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो 2019 में और 2019 में मान लो उसने जो अपराध किया है उसके लिए सज़ा थी मान लो 5 वर्ष की जेल, 5 वर्ष की जेल। उसने कोई अपराध किया 2019 में और इसके लिए 5 वर्ष की जेल सज़ा का प्रावधान था। 2018 में इसके लिए नियम था 3 वर्ष की जेल और 2020 में आके इसके लिए प्रावधान कर दिया गया इस अपराध के लिए 7 वर्ष की जेल। लेकिन उस व्यक्ति ने अपराध किया है 2019 के अंतर्गत। अब होता क्या है कि अगर मान लो उस व्यक्ति ने 2019 में अपराध किया और तब से ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया 2020 में। अब मुझे ये बताइए कि उस व्यक्ति को जो सज़ा दी जाएगी वो इनमें से कौन सी होगी, 3 वर्ष की जेल, 5 वर्ष की जेल या 7 वर्ष की जेल। तब जो अनुच्छेद 20 का फर्स्ट है ये कहता है कि जिस समय अपराध हुआ है, जिस समय कार्य हुआ है, उस समय जो विधि है उसी के तय सजा का प्रावधान, ना तो उससे पहले वाली विधि के अधीन और ना उससे बाद वाली विधि के अधीन।
तो इस समय इस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी ये दी जाएगी 5 वर्ष की जेल। बस यही वर्णित है अनुच्छेद 20 के फर्स्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 20 का सेकंड। इसमें कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण यानी जो आर्टिकल 20 सेकंड है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की और उसे मान लो चोरी की सजा का मान लो प्रावधान था 5 वर्ष की जेल, और उस व्यक्ति ने चोरी की और उसे 5 वर्ष की जेल की सज़ा हुई। अब वो सज़ा पूरी करने के बाद 5 वर्ष बाद मान लो वो वापस आया। अब ये नहीं है कि उसके 2-4 वर्ष बाद उसे दोबारा से सज़ा दी जाए कि साहब आपने पहले ही अपराध किया था और अब आपको उसकी फिर से सज़ा मिलेगी। यानी एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा का प्रावधान, एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। ये कहता है अनुच्छेद 20 का सेकंड, यानी दोहरे दंड से संरक्षण। अब आता है अनुच्छेद 20 का थर्ड। इसमें कहा गया है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं के विरुद्ध अपनी गवाही दे। ये कहता है अनुच्छेद 20 का थर्ड। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से देता है, अपनी इच्छा अनुसार गवाही देता है या अपने गुनाह को वो मानता है, तब वह वर्जित नहीं है, तब वह उसे स्वीकार कर सकता है। यानी अगर वो अपनी इच्छा से देता है तब तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, तब वो वर्जित नहीं है। लेकिन उसे मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए। और इसी के तहत कुछ स्वतंत्रताएं और दी गई हैं, जैसे नार्को टेस्ट क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को कुछ इंजेक्शन वगैरह या कुछ दवाएं खिलाई जाती हैं जिससे व्यक्ति सच बोलने लगता है। तो ये जो नार्को टेस्ट है, ये नार्को टेस्ट इसका उल्लंघन माना जाता है। यानी अनुच्छेद 20 के थर्ड के तहत किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। ना ही पॉलीग्राफ, यानी एक ऐसी मशीन जो झूठ को पकड़ती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी क्या होता है कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, सच बोलता है। तो किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ ये अनुच्छेद 20 थर्ड के तहत नहीं किया जा सकता है। यह उल्लंघन माना जाता है आत्म अभिशंसन का। और इसी में आता है ब्रेन प्रिंटिंग, यानी किसी व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, तो माइंड एक तरीके से प्रिंटिंग करता है, सच को बताता है। तो ये सभी इसका उल्लंघन माना जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन प्रिंटिंग नहीं किया जा सकता। अगर मान लो संसद ने, मान लो आतंकवादी वगैरह है और संसद ने उसके लिए कोई नई विधि बनाई है तब कर सकते हैं, अन्यथा किसी सामान्य व्यक्ति का इन सभी से उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, इसके अंतर्गत डीएनए टेस्ट वर्जित नहीं है, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट इसका उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो ये था अनुच्छेद 20। तो उम्मीद है ये आपके समझ में यहाँ तक आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो क्लास ख़त्म होने के जस्ट बाद जैसे ये वीडियो सेव होगा तो आप दोबारा से एक बार इसे और देख लें तो अच्छे तरीके से आपके समझ में ये आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, कल की क्लास भी आपकी लंबी रही थी, तो इस वजह से आज कैसे भी करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सभी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो वो लाइक कर दें इसे। देखो आगे तो अभी तक हमने बात की अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के विषय में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद
21 के बारे में। अनुच्छेद 21, इसमें वर्णन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण यानी जीवन, दैहिक यानी शरीर की स्वतंत्रता है, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 अगर हम इसकी बात करें तो सभी मूल अधिकारों में यह मूल अधिकार माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। अनुच्छेद 21 सर्वश्रेष्ठ मूल अधिकार माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मूल अधिकार माना जाता है। और यह नागरिकों एवं अनागरिकों यानी विदेशियों, इन सबको प्राप्त है। ये नागरिकों को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है। अब अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है और उसके जीवन की रक्षा की जाएगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही वंचित किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति के प्राण हरण किए जा सकते हैं या किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है या इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वो किया जा सकता है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन। और यह जो प्रक्रिया है ये भारत के संविधान में ली गई है जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से प्रेरित है? जापान से। सर ये क्या है? अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो व्यक्ति ने अपराध किया है और उस अपराध के लिए किसी सजा का प्रावधान है, जैसे मान लो फांसी की सजा का प्रावधान है, तब ये मानी जाएगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी अगर अपराध किया है तब आपको इससे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी स्थिति में आपको वंचित नहीं किया जा सकता। ये कहता है अनुच्छेद 21। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको एक बात पता होना चाहिए कि देश में जो संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है यह है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। अगर संविधान की भाषा कहीं पर समझ में नहीं आती है यानी अस्पष्ट भाषा है तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है, अर्थ बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। अब जो आर्टिकल 21 है ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन शब्दों की समय समय पर विस्तृत व्याख्या की है और ये बताया है कि इसके अंतर्गत और अन्य कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो अगर हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें, इसके अंतर्गत अन्य जो अधिकार आते हैं इनमें सबसे पहले आता है इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार, निजता या एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, निजता या एकांतता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी निजता या एकांतता का अधिकार है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। यानी इसके बाद अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत अन्य जो अधिकार आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है विदेश यात्रा करने का, विदेश यात्रा करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता यानी एकांतता का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। इसके बाद कुछ और अधिकार आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे अगर हम बात करें तो इसी में एक अधिकार आता है फोन टेप, फोन टेप के विरुद्ध संरक्षण, फोन टेप, फोन टेप के विरुद्ध संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति का फोन टेप नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निजता या एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर की गई है तब एफआईआर के बाद उस व्यक्ति का फोन टेप किया जा सकता है, अन्यथा किसी व्यक्ति का फोन टेप नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसी के अंतर्गत अन्य जो अधिकार हैं हमारे वो आते हैं इसमें, जैसे इसी में हमें अधिकार है शिक्षा पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता निःशुल्क पाने का अधिकार, ये भी आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अन्य क्या अधिकार आते हैं इसमें अगर हम बात करें, जैसे इसमें एक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही
प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे पर्यावरण में रहने, अच्छा जल और वायु के उपभोग का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही इसमें अधिकार आता है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर उसने अपराध भी किया है, तो अपराध के बाद अगर वो घायल होता है तो सबसे पहले वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाता है, तो डॉक्टर का ये कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले उसके प्राणों की रक्षा करे, उसकी चिकित्सा व्यवस्था करे, बिना पुलिस कार्यवाही के बिना भी वह सबसे पहले उसके प्राणों की रक्षा करेगा, उसकी चिकित्सा करेगा, क्योंकि उसे अधिकार है चिकित्सा सहायता पाने का। इसके बाद इसी के अंतर्गत अन्य भी कई अधिकार आते हैं, जैसे आश्रय पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय का अधिकार है, वो कहीं पर भी आश्रय पा सकता है यानी रह सकता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार आते हैं, जैसे व्यापार करने का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ये भी आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम अन्य इम्पोर्टेंट की जो टॉपिक है उसकी बात करें तो इसमें एक अधिकार है स्त्रियों को गर्भ धारण न करने का अधिकार। यानी अगर कोई महिला या स्त्री चाहती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे अथवा ना दे, तो ये उसका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यानी अगर वो नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तो उसे ये मूल अधिकार है, वह गर्भपात भी कर सकती है या फिर गर्भ निरोधक साधन भी अपना सकती है। तो वो उसका मूल अधिकार है कि वो उस बच्चे को जन्म दे अथवा ना दे। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है कि अगर किसी महिला का गर्भावस्था में लिंग परीक्षण होता है, तो गर्भावस्था में लिंग परीक्षण से संरक्षण, यानी जो आर्टिकल 21 है इसमें उसे स्वतंत्रता दी गई है। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण से संरक्षण होता है। लिंग परीक्षण में क्या होता है, जैसे गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, तो लिंग परीक्षण में उसका ये पता लगाया जाता है कि वह लड़की है या लड़का है। तो जो लिंग परीक्षण है गर्भावस्था के दौरान, यह महिला के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इस मूल अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही महिलाओं को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अगर वो चाहें तो वो सेक्सुअल संबंध बनाने से इनकार कर सकती हैं, ये उनका मूल अधिकार है। इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आगे बात करें तो जो अनुच्छेद 21 है इसी में कुछ अन्य अधिकार भी आते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे इसी के अंतर्गत आता है एक अधिकार एकांत में कारावास से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को या कैदी को एकांत में जेल में नहीं रखा जाएगा, एकांत में कारावास से स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आता है कि एकांत में कारावास से स्वतंत्रता एवं जनता के समक्ष फांसी देने से स्वतंत्रता। तो ये सभी आते हैं इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो थोड़ा सा ये अनुच्छेद 21 बड़ा हो गया, तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 21 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनुच्छेद 19 हमने पहले पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उनका और थोड़ा सा उनको और बता देता हूँ। हमने पढ़ा था 19 फर्स्ट ए, जिसमें थी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ हमारी और स्वतंत्रताएं इसमें निहित थी, जैसे
बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है प्रेस या मीडिया। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, यानी बोलने का काम कौन करती है? प्रेस या मीडिया। तो प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता ये भी किस में आती है? 19 फर्स्ट के ए में। इसके बाद इसी में आती है वाणिज्य भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्य भाषण या विज्ञापन की स्वतंत्रता, यानी हम अपने कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी विज्ञापन कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, वाणिज्य भाषण दे सकते हैं, इसका हमें अधिकार है। इसके अलावा इसी में आता है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, 19 फर्स्ट के ए में, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, हमारा जो तिरंगा है इसे हम फहरा सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है 19 फर्स्ट के ए के तहत। इसके बाद इसी के अंतर्गत इसमें आता है चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, और इसी में आता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। तो जो RTI है, सूचना का अधिकार, ये भी 19 फर्स्ट के एक के अंतर्गत आता है। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इसका अर्थ ये होता है कि अगर मान लो कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है, तो राष्ट्रगान बज रहा है उस समय वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम राष्ट्रगान के समय खड़े हों या खड़े ना हों। यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान बजते समय खड़ा नहीं होता है या राष्ट्रगान नहीं बोलता है, तो यह उसका अधिकार है, यह उसका मूल अधिकार है, क्योंकि उससे अधिकार है चुप रहने का। वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो राष्ट्रगान को बोले अथवा ना बोले, क्योंकि उसको अधिकार है किसका? चुप रहने का। इसके बाद इसी के अंतर्गत आते हैं प्रेस या मीडिया को आंखों देखा हाल प्रसारित करने का, आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार मीडिया को दिया गया है। ये भी अनुच्छेद 19 फर्स्ट के एक के तहत। इसके अलावा जो 19 फर्स्ट का ये है, इसी में हमें अधिकार दिया गया है धरना या प्रदर्शन का अधिकार, धरना या प्रदर्शन, यानी किसी भी विवाद का विरोध करने का अधिकार, उसके विरुद्ध प्रदर्शन का अधिकार और धरना देने का अधिकार। लेकिन ध्यान में रहे, इसमें हड़ताल एवं बंद का आह्वान करना, जैसे भारत बंद, तो हड़ताल और बंद ये इसके तहत असंवैधानिक है, यानी हड़ताल करना और बंद का आह्वान करना ये हमारा कोई मूल अधिकार नहीं है, और अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत ये स्वतंत्रता हमें प्रदान नहीं की गई है, अर्थात यह असंवैधानिक है। अब हमने अभी लास्ट में बात की अनुच्छेद 21 के बारे में, तो अनुच्छेद 21 में अगर मैं एक और बात बताऊं, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इसके अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं आता है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है, यानी व्यक्तियों को मरने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो फिर वह एक अपराध माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अब इसे हटाता हूँ, पहले में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के विषय में। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 में वर्णन है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, इसका वर्णन है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। यानी जो अनुच्छेद 22 है ये बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अर्थ होता है नज़रबंदी, इससे संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारी का वर्णन है।
नंबर 1, सामान्य दांडिक विधि के अधीन, सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी। नंबर 2, निवारक निरोध विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन। तो अनुच्छेद 22 दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन है, सामान्य दांडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन। अगर हम सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी की बात करें, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अपराध के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये गिरफ्तारी कहलाती है सामान्य दांडिक विधि के अधीन। निवारक निरोध विधि, अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, इसमें जो गिरफ्तारी होती है सामान्य दांडिक विधि में, ये होती है अपराध करने के बाद, लेकिन निवारक निरोध विधि में अपराध से पहले गिरफ्तारी होती है। यानी किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। यानी अगर पुलिस को ये शक हो जाता है कि यह व्यक्ति यह अपराध करने वाला है, तो उस व्यक्ति को पुलिस केवल शक के आधार पर पहले ही हिरासत में रख लेती है। तो ये गिरफ्तारी कहलाती है निवारक निरोध विधि के अधीन। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्य दांडिक विधि के अधीन की गई है, तो उसे निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जैसे सबसे पहले गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति को बताया जाएगा गिरफ्तारी का कारण, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का। दूसरा जो अधिकार दे रखा है इसमें, वो ये है कि उसे अधिकार है अपनी इच्छा के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के वकील से, विधि व्यवसायी से, अपनी इच्छा के विधि व्यवसायी से, अधिवक्ता से, एडवोकेट से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। इसमें जो तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है, वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने, निकटतम मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जायज़ रूप से हुई है या गलत तरीके से की गई है। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने या निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार यह भी प्राप्त है सामान्य दांडिक विधि के अधीन। लेकिन इसमें आने और जाने का समय, आने एवं जाने का समय, ये इसमें ऐड नहीं होता। यानी आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं सामान्य दांडिक विधि के अधीन हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी के संबंध में। तो निवारक निरोध विधि में होता क्या है, किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही उसे हिरासत में ले लिया जाता है, यानी नज़रबंद कर दिया जाता है। जैसे मान लो पुलिस को शक होता है कि यह व्यक्ति ये अपराध करने वाला है, यह अपराध कर देगा, तो उससे पहले ही उसे हिरासत में ले लेते हैं। ये कहलाती है निवारक निरोध विधि। निवारक निरोध विधि की अगर हम बात करें, तो इसी के अंतर्गत कई प्रमुख, इसमें क्या होता है कि ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है, तो उसे ना तो कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, और न वो अपनी विधि व्यवसायी अपनी इच्छा का वकील कर सकता है, न 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यानी ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती हैं। अब होता क्या है, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है इस विधि के अधीन। और अगर इससे अधिक समय तक हिरासत में रखना है, तब संसद का जो सलाहकार बोर्ड है, उससे फिर दोबारा से कानून बनाना होगा, या फिर उसके बाद ही उसे 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक निरोध विधि के अधीन ही कई कानून हैं या कई कानून बनाए गए थे। जैसे इसी के अंतर्गत प्रमुख कानून आते हैं, जैसे कानून था रासुका, ये भी इसी के अधीन था। यानी आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जो आतंकवादी छवि का है, तो उसे पहले ही नज़रबंद कर लेना। तो रासुका नामक जो कानून है, ये इससे जुड़ा हुआ है, रासुका। इसके अलावा टाडा, रासुका, टाडा, इसके अलावा पोटा। तो ये जो सभी कानून है, कई बार पूछ लेता है कि रासुका, टाडा, पोटा, ये जो कानून है, इनका संबंध किससे है?
तो इनका संबंध है निवारक निरोध विधि से। तो ये था हमारा अनुच्छेद 22। तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है मूल अधिकार, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से हमें पूरा पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। तो आज की जो क्लास है आपकी ये यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे जो मूल अधिकार हैं, अब तो थोड़ा इतना बड़ा नहीं है वो, तो आगे जो क्लास रहेगी उसमें हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही। तो तब तक के लिए सभी को राम राम, गुड नाइट, थैंक यू।